हेलो एवरीवन, परीक्षा रथ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम 6th क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री कवर करेंगे और इसमें इसका पहला चैप्टर है हिस्ट्री का 6th क्लास का और इसका टॉपिक है क्या, कब, कहाँ और कैसे। आप जो आज के वर्तमान समाज में रह रहे हैं, जो वर्तमान की सभ्यता और वर्तमान में जो भी आपने इनोवेशंस देखे हैं, तकनीकी विकास, बौद्धिक विकास या साहित्यिक विकास, हर दिशा में जो आपने विकास देखा है, क्या आज जो स्वरूप है वही पहले भी था? इन सभी विषयों के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं हमारा दिमाग घूमता रहता है कि आज जिस रूप में हम हैं, क्या पहले भी ऐसे ही थे या फिर इसकी एक लंबी कहानी है जिसके बाद आज जो हमारे पास जो भी अचीवमेंट्स है, जो भी हमारे पास समृद्धि है, आर्थिक हो, सामाजिक हो या बौद्धिक समृद्धि हो, वो सभी क्या पहले से थी या धीरे धीरे करके मानव के विकास के साथ साथ मानव के जो भी अचीवमेंट्स रहे हैं, जो भी उनकी उपलब्धियां रही हैं, उसके साथ आने वाला जो समाज है उसमें और आगे तक समृद्धि बढ़ती जानी है। ये सारी चीज़ें हमें आकृष्ट करती है जानकारी को और ज़्यादा एकत्रित करने, जानने, उसके बारे में और ज़्यादा गहराई से अध्ययन करने के लिए। इसीलिए हमारे लिए इतिहास का पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हालांकि आज के समाज में कुछ नैरेटिव्स सेट करने की कोशिश की जाती है कि इतिहास की क्या ज़रूरत है, तो मैं आपको बता दूं कि मानो जो मन है या मानो जो मस्तिष्क है, अगर आपके सामने कुछ भी तरह का अट्रैक्शन नहीं होगा, कोई एस्पिरेशन नहीं होगा, तो मानो कुछ भी करना नहीं चाहेगा या कोई भी उपलब्धि अपने जीवन में हासिल नहीं करना चाहेगा। एक जानवर जैसे जीता है वैसे ही मानव का भी जीवन होता जाएगा और किसी तरह का जो आप विकास देख रहे हैं, जो तकनीकी स्तर पे हो, साहित्यिक स्तर पे हो या फिर सामाजिक स्तर पे, वो विकास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं एक बात होती है कि जो हम आज कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुँचे। सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि जो हम आज हासिल कर रहे हैं, जो अचीवमेंट्स हमने, जो उपलब्धियां हमने समाज को दी हैं, जो हमारा योगदान है, वो आने वाली पीढ़ियों तक याद किया जाए और इसीलिए इतिहास की महत्ता यहाँ पे बढ़ जाती है। साथ ही एक हमारे उत्प्रेरक की तरह भी काम करता है और कई जीवन का चूँकि अनुभव इसमें समाहित है, कई वर्षों का इसमें स्ट्रगल समाहित है, तो वहाँ से भी हमें इतना अनुभव, इतनी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है कि हम आज में वर्तमान में किसी भी तरह की गलतियों को दोहराने से बचते हैं। क्यों? क्योंकि इतिहास हमें वो शिक्षा देता है कि वहाँ से हम सीख लेके अपने आप को कैसे उन गलतियों को करने से दोबारा बचें। तो ये सारी चीज़ें हर दिशा में, हर विषय के उद्गम, उत्थान और उसके आज के विकास के स्वरूप में आप देख सकते हैं। चाहे वो नगरीय विकास हो, इंसान का किसी भी तरह का तकनीकी विकास हो, सभ्यता का जिस तरह से आज का रहन सहन है, अगर शुरुआत में क्या था, क्या है और क्या होता जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से शिक्षा मिलती है? इतिहास से। तो आई होप आपको विषय के रूप में, अगर आपको ये बोर करता है इतिहास, तो उसको जीवंत विषय के रूप में पढ़िए कि आज जो हम जी रहे हैं, अगर कल जीवन स्थिर नहीं है, कल आप नहीं रह जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, आपकी उपलब्धियां हैं, उसके द्वारा ही आपको जाना जाएगा। जो भी इतिहास में जो भी घटित घटनाएं हैं, आज हम उनको इसलिए सम्मान देते हैं या उनका अपमान करते हैं या तिरस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने कार्य किए हैं उसके आधार पर ही हम उनका आकलन करते हैं और उससे उनको सम्मान देते हैं या फिर उनको समाज में तिरस्कृत करते हैं या उनका उदाहरण नकारात्मक वे में या सकारात्मक वे में लेते हैं। तो इतिहास जो विषय है वो एक जीवंत तरीके से पढ़ने का विषय है और ह्यूमैनिटी में ही आपको, ह्यूमैनिटी के विषय जो हैं वो हमारे प्रत्यक्ष जीवन को प्रभावित करने वाले होते हैं। प्रत्यक्ष जीवन से तात्पर्य है कि जो हम आज जीवन जी रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ विज्ञान ही नहीं, विज्ञान तो एक इस्तेमाल है, एक उपलब्धि है जहां से हम अपने जीवन को आसान बनाते हैं, परंतु जो मूल्य, जिस तरह की चीज़ें हम करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट से, सोशल साइंसेस के विषय से ही हमें समझ में आती हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे ही उकेरे हुए स्क्रिप्ट मौजूद हैं जो हमें काफ़ी कुछ साक्ष्य देते हैं, या चित्र वगैरह के माध्यम से, जब पहले लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उस समय के लोगों के द्वारा इस तरह की चीज़ें बनाई गई जिससे सभी के बीच में ये चीज़ें पहुंच सकें कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था क्या थी या किस तरह से चित्रों द्वारा या जो भी लिपि वो जानते थे उसके द्वारा वो उस समय की उपलब्धियों को
लिखते थे और ये चाहते थे, कहीं ना कहीं ये लिखने का एक ही मकसद है कि जो उस समय की परिस्थितियां थी वो उससे लोगों को आगे भी पता चले और आगे भी लोगों को शिक्षा मिले। क्या, कब, कहाँ और कैसे, जैसा कि टॉपिक है, और ये बुक है हमारा अतीत, हमारे अतीत। ये है 6 क्लास की एनसीईआरटी का मेन टॉपिक। इसमें हम कैसे, जो इसमें दिया हुआ है कि यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, अगर हम कोई माध्यम देखते हैं तो रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, इसमें जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जो दिखाई जाती हैं, उनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि पहले क्या हुआ था, उस पर जो भी रिसर्च हुए हैं, जो भी चीज़ें खोजी गई हैं और जिसकी सामाजिक स्थिति या फिर जिसके तत्कालीन जो स्थिति रही होगी उसके बारे में कैसे पता लगाया गया है। इससे कुछ जुड़े हुए प्रश्न उठते हैं कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे और किस तरह का समाज था, यानी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, किस तरह की चीज़ों पे वो डिपेंड करते थे। जैसे आदि मानव के समय में क्या था, आखेटक थे, वो जगह जगह घूमते रहते थे, यानी इस्टेब्लिशमेंट नहीं था, किसी भी तरह की समाज का एक जगह पे एकत्रीकरण नहीं हुआ था। वो घुमंतु थे, वो इधर उधर अपने आहार के लिए घूमते थे, भटकते थे। आज यहाँ हैं तो कल किसी और स्थान पे वो चले जाते थे जहाँ पे उनका सर्वाइवल सही से हो जा रही से पशुओं का जहाँ पे या पेड़ पौधे फल वगैरह मिल जाते थे वहाँ पे वो सर्वाइवल होके रहने लगते थे। कुछ समय तक रुकते थे, उसके बाद फिर वो वहाँ से भी पलायन कर जाते थे। तो इस तरह का पहले समाज था, इस तरह के पहले लोग थे और ऐसी जीवन शैली थी। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहित, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के भी बारे में जानकारियाँ हमें यहाँ से मिलती हैं कि पहले की विज्ञान में क्या उपलब्धियाँ थी, शिल्पकार कैसे थे, कैसी चीज़ें बनाई जाती थी, व्यापार किस टाइप का होता था, खेती होती थी तो किस टाइप की किस तरह की क्रॉप्स उपजाई जाती थी और किस तरह के पशुओं का पालन पोषण किया जाता था। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, हमें इतिहास से जानकारी मिलती है कि पहले के समाज में किस तरह की चीज़ें, जो भी गतिविधियां थी वो होती थी। साथ ही प्रश्न उठता है कि लोग कहाँ रहते थे, जैसे कि आज के जो घर हैं क्या पहले भी वैसे ही घर होते थे, जैसे आज हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ हमें पानी की सबसे पहले ज़रूरत होती है, पानी होना चाहिए वहाँ पे, पहली हमारी इंसानों की ज़रूरत है, पानी से ही सारा काम होना है। तो पहले भी लोग क्या करते थे, जहाँ वाटर रिसोर्सेज होते थे, जैसे नदियाँ होती थी, उसी के आसपास बसावट बनाकर रहते थे, उसी के आसपास इर्द गिर्द रहते थे। जैसे कि नर्मदा, अगर नर्मदा नदी को हम मानचित्र पे देखेंगे तो उसका हमें ये पता चलेगा जहाँ से बहती है वहाँ तक, यानी लोगों का जो आरंभिक जीवन था, आरंभिक लोग जो थे वो लाख वर्ष पहले से इस नदी के तट पर रहते थे। वहाँ से कुछ साक्ष्य भी मिले हैं। वो क्या थे, कुशल संग्राहक थे और जंगलों की संपदा से ही वो अपने जीवन यापन में सहायक चीज़ें लेके आते थे। जैसे भोजन के लिए वो जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का वो संग्रह करते थे, जानवरों का आखेट करते थे और फिर अपना जीवन यापन करते थे। इसी तरह अगर आप उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों की तरफ बढ़ेंगे, ये हमारा जो पाकिस्तान का एरिया है, पहले सारी जो भूमि थी वो एक हुआ करती थी, पहले कोई विभाजन नहीं था, कोई टेरिटरी डिवाइड नहीं थी। जैसे आज निश्चित राष्ट्र की कल्पना है, पहले नहीं थी, कोई भी राष्ट्र नहीं था, एक मानव समाज था, मानव जाति थी, जो सब जगह अलग अलग तरीके से अलग अलग वहाँ की जो भी चीज़ें उपलब्धता थी उसके आधार पर अपना जीवन यापन करते थे। तो उसी तरह से ये जो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ थी, उसी के आसपास ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ जो थी, यहाँ पे ये सुलेमान और किरथर, इसका लोकेशन आप देख लीजिए, किरथर और सुलेमान। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे ही फसलों का उपजाना आरंभ किया गया। सबसे पहले गेहूँ और जौ को यहाँ उपजाया गया, फिर उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया और फिर गांव बनाकर एक जगह पे, जब जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ उपजाएंगे तो हमको वहाँ स्थिर रूप से रहना होगा, क्योंकि टाइम टाइम से खेती को पानी की ज़रूरत होती है और भी उसके साथ साथ चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, पहले जो घुमंतु जातियाँ थीं, घुमंतु लोग जब फसल उगाना जान गए तो एक जगह पे रहने लग गए, उसको कहा गया गांव। उत्तर पूर्व में जो गारो क्षेत्र है और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी, गारो आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय की साइड में गारो पहाड़ियाँ। लोकेशन भी आपको याद होना चाहिए, गारो किधर पड़ता है
और साथ ही विंध्य पहाड़ी ये रही। तो यहाँ पे क्या था कि विंध्य पहाड़ियों में भी लोग रहने लगे थे और ये कुछ अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का भी विकास हुआ था। यानी जो सुलेमान, किरथर और विंध्य का क्षेत्र, गारो के पास लोगों ने कृषि करना शुरू कर दिया था। और कुछ जगहों पे सबसे पहले जो चावल उपजाया गया है वो विंध्य के उत्तर में ही उपजाया गया है। विंध्य के उत्तर में जो प्लेस स्थित है वहीं पे सबसे पहले चावल उपजाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ जो थीं, सहायक नदियाँ जो उनसे आके मिलती हैं मेन नदी से, छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं उनको हम सहायक नदियाँ कहते हैं। वो नदी बड़ी नदी में जब मिल जाती है और 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ शुरू के नगर बसाए गए। यानी पहले गांव बसा, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आबादी जब बढ़ने लगी, स्थिर कल्टीवेशन होने लगा, लोग खेती किसानी एक जगह स्थिर होकर करने लगे, तो उससे क्या हुआ, आबादी का भी विकास हुआ, जनसंख्या भी बढ़ी। चूँकि उनके भरण पोषण की चिंता नहीं थी, खाने को बराबर मिलेगा। पहले क्या था, उससे पहले कि एक टाइम मिला, एक टाइम मिला, दूसरे टाइम नहीं मिलेगा, तो इस तरह से जीवन क्या होगा, हर समय संकट में रहेगा। लेकिन जब कल्टीवेशन करने लगे, खेती करने लगे लोग, तो उनका जीवन भी स्थायी हो गया और वह उसके साथ साथ एक नगर की ओर बढ़ने लगे। जो कि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी और जानकारी बढ़ेगी, लोगों का और विकास होगा, तो ज़रूरतें, आवश्यकताएं भी उसके हिसाब से बढ़ती रहेंगी। इस तरह से आरंभिक नगर बसे। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे भी, साथ ही समुद्र तटवर्ती इलाकों में भी नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व का साक्ष्य मिलता है कि यहाँ पे भी नगर बस गए थे। यहाँ कुछ अतिरिक्त फैक्ट्स हैं। दक्षिण एशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। इसे हम दक्षिण एशिया कहते हैं। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किसको उपमहाद्वीप कहते हैं, तो यहाँ से आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन जो है, मैप में आप देखिएगा, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था, प्राचीन काल में यहाँ पे एक बड़ा नगर विकसित हुआ जिसको मगध कहा गया। ये जो इसकी अवस्थिति है वो वर्तमान बिहार में है और सबसे पहले इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य भी स्थापित किया और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना फिर शुरू हो गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। इसके साक्ष्य भी मिले हैं हमें। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण, हालांकि पहले इतना तक यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे, तो यात्रा बहुत जोखिम भरी होती थी। लेकिन फिर भी मानो मस्तिष्क जो है हमेशा नई खोज की ओर अग्रसर रहता है। नई खोज के कारण जो अग्रसर होने का कारण था, तो आज हमारी इतनी जीवन जो है इतना सहूलियत से भरा हुआ है, इतना आराम से भरा हुआ है। इसी वजह से, चूँकि पहले के लोग अगर बैठ गए होते एक जगह कि हाँ ठीक है, जो मिला उसी में गुजारा कर लिया, जितना मिला वही खा के रह गए, तो शायद इतना जो विकास हुआ है, जितना इतनी समृद्धि, सभ्यता का विकास हुआ है, वो आज हम नहीं देख रहे होते। उन लोगों ने इतने स्ट्रगल किए हैं शुरुआती दौर में, जिसका आज हमें फ़ायदा मिल पा रहा है। यानी पहले का जीवन भी बहुत जोखिम भरा होता था। क्यों? क्योंकि जंगलों में बड़े बड़े जू, जो जोखिम वाले जू होते थे, बहुत वो उनसे भी उनको जान का खतरा होता था। साथ ही पहाड़ी पर्वत चढ़ने के लिए इतने जो आज तकनीक है वो पहले नहीं थी, तो लोगों को काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता था। कभी लोग काम की तलाश में, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान मूव ऑन करते रहते थे। यानी एक स्थान पे कुछ ना कुछ चीज़ें भी आती रहती थी। जैसे आजकल क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट, आज भी डिजास्टर्स आते हैं, लेकिन क्या पहले जैसे आज जो जागरूकता है पहले उतनी नहीं होती थी लोगों के पास। तो पहले लोग पहले से ही सचेत नहीं रह पाते थे। आज क्या है, लोग हल्के सी चीज़ों में सचेत हो जाते हैं। अगर सचेत रहते हैं तो सुरक्षा होती है, नहीं तो अचानक कोई भी आपदा अगर आती है, जैसे तुर्की में भूकंप आया तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ। उसी तरह कहीं अचानक से सुनामी आई तो सुनामी में कितना नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारी अपेक्षाओं से बड़ी होती हैं। हम सोचते हैं अरे ठीक है, कोई चीज़ आया है तो थोड़े में हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो आपदाएँ हैं। आपदा का मतलब ही होता है, जैसे कोरोना महामारी आई, इसमें क्या मानव मस्तिष्क वहाँ तक पहुँच पाया था? अगर इतना विकास के बाद भी हम इन चीज़ों से लड़ने के लिए अभी सक्षम नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इस पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम
पूरी जानकारी के साथ नहीं रहे, यानी हमारे पूरी जानकारी हमारे पास किसी भी चीज़ की, किसी भी डायमेंशंस की नहीं है। तो हमेशा एक स्कोप बचा रहता है कि कुछ नया मतलब कुछ नया होगा। जाहिर सी बात है, जब कोविड आया तब उसकी कई सारी वैक्सीन्स का इजाद हुआ। इसी तरह से जब पहले के लोग चीज़ें आती थी तो नई नई चीज़ें वो भी खोजते थे। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे तो वहाँ पे कुछ नया उनको मिलेगा, क्लाइमेट नया मिलेगा, तो उसके साथ साथ उनकी नई खोज होती थी। इसी तरह से धीरे धीरे स्थानों का भी खोज होता था, एक भौगोलिक स्थिति बदलती थी और वहाँ की जलवायु के हिसाब से उनको रहन सहन आ जाता था और उसके हिसाब से उनको कल्टीवेशन भी नई नई तरीके से सीखनी पड़ती थी। जो आज हम देख रहे हैं, इतने विविध फसलों को, विविध भाषाओं में विविधतापूर्ण संस्कृति है आज हमारे पास, इतनी ज़्यादा पूरे विश्व में हर जगह बोली, भाषा, संस्कृति, हर तरह से हम काफ़ी डिफरेंसेस देख सकते हैं। तो ये कैसे हमें जानकारी मिली? ऐसे ही एक स्थान से दूसरे जगह लोग गए, अपनी संस्कृति दूसरों की संस्कृति से उन्होंने कुछ सीखा, अपने मान लीजिए अपना कल्टीवेशन जो उन्होंने सीखा है, अपना क्रॉप जो है उन्होंने दूसरों को उगाना बताया और उनसे उन्होंने दूसरे के कल्चर से उन्होंने खुद सीखा। तो इस तरह से धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हुआ। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी, इस तरह से भी चीज़ें बदलती थी, वहाँ का भी कल्चर बदलता था। और व्यापारी लोग भी काफिले के साथ इधर उधर जाते रहते थे, एक वस्तुओं से दूसरी जगह दूसरे वस्तुओं का लेन देन होता था, मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे और एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे। और इसी तरह कुछ धार्मिक गुरु लोग थे, वो भी शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। यानी हर बहुमुखी दिशा में विकास के लिए लोग एक दूसरे से, जो जिस फील्ड से जुड़ा हुआ था, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए मतलब जाता रहता था। यानी यात्रा जो थी वो बहुत पहले से मानव की एक मूल प्रवृत्ति रही है। यानी एक जगह पे रुकना किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दिन सही नहीं लगता, क्योंकि उससे विकास नहीं होता है, विकास रुक जाता है। अगर आप एक ही स्थान पे रह जाएंगे तो वहाँ पे आप सारी चीज़ें नहीं सीख सकते हैं। सारा आप हो सकता है कि आपकी क्षमता बहुत ज़्यादा है कुछ कर गुजरने की, लेकिन उस जगह की जो माहौल है या उस जगह की जो उपयोगिता वाली चीज़ें हैं वो आप नहीं एक्सप्लोर कर सकते हैं पूरी तरह से। तो स्थान यात्रा ये मानव विकास के लिए भी बहुत अनिवार्य चीज़ है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वहाँ की चीज़ों को सीखना, अपनी चीज़ें बताना कि आप जो चीज़ें जानते हैं उसकी इम्पोर्टेंस भी आपको तभी पता चलेगी जब दूसरा भी उसको सराहेगा या दूसरे के लिए उपयोगिता होगी उसकी। उसी तरीके से आप किसी की चीज़ों को अपनाएंगे तो उसको भी ये चीज़ पता चलेगा कि उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो उपलब्धियाँ हैं वो आपके लिए कितनी कारगर है। तो इस तरीके से समाज का हमारे विकास होता गया। इसीलिए ये मानव प्रवृत्ति है कि एक जगह से दूसरे जगह स्थान का परिवर्तन होता रहना चाहिए, जिससे जानकारी में वृद्धि हो, ज्ञान में वृद्धि हो और भी समाज में भी समृद्धि हो। तो इस तरीके से यात्राएं लोग करते थे। इसी तरीके से तो पता चलता था कि अगर हम मैदान वाले क्षेत्र में रह रहे हैं, मान लीजिए गंगा नदी का मैदान है, ठीक है, हम गंगा नदी के मैदान वाले क्षेत्र में रहते रह गए और जीवन हमने समाप्त कर लिया अपना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो प्रकृति है इतनी विविधतापूर्ण है कि इस प्रकृति में हिमालय जैसे पर्वत भी हैं और कुछ झरने भी हैं, कुछ समुद्र भी हैं और कुछ ऐसे द्वीप भी हैं जहाँ पे कुछ अलग टाइप की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं, कुछ अलग टाइप के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक जगह से जब हम दूसरे जगह जाते हैं तो हमें प्राकृतिक विविधता के साथ साथ जो भौगोलिक डिफरेंसेस हैं, जो भौगोलिक परिवर्तन होता है उसके बारे में भी पता चलता है। फिर साथ ही जलवायु का परिवर्तन, जो क्लाइमेट में चेंज आता है, उसके साथ हमारी बॉडी किस तरह से एडजस्ट करती है, वहाँ के कल्टीवेशन के बारे में पता चलता है, उनके विचारों के बारे में पता चलता है, उनकी संस्कृति के, पहनावे के, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें कब पता चलेगा? जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करेंगे। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, क्योंकि पहले क्या था, यातायात के उतने साधन नहीं थे। पर्वतों को पार करना भी इतना आसान नहीं था, समुद्रों को पार करना भी आसान नहीं था। लेकिन फिर भी उस टाइम पे भी इतने अभाव में भी लोगों ने ये किया है। यानी कितना जज्बा होता था लोगों के अंदर चीज़ों की जानकारी। ये चीज़ें क्या करती हैं, अगर आज आप पढ़ रहे हैं चीज़ों को, तो ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं उत्साह देती हैं, हमें मोटिवेशन देती हैं। अगर आपको मोटिवेशन ढूंढना ही है तो सब्जेक्ट को ऐसे पढ़िए, जीवन तरीके से, वहाँ से मोटिवेशन लीजिए।
और ये जो मोटिवेशन आपके अंदर जाएगा, इनबिल्ड होगा, ये हमेशा के लिए एक आपकी स्किल भी बढ़ाएगा, एक विषय के बारे में नॉलेज तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ ही साथ में आपको ये भी जानकारी देगा कि जो आज हम हैं उसकी वैल्यू कैसे करें। जो चीज़ें इतने स्ट्रगल के बाद हमें मिली हैं, हमें तुरंत आसानी से मिल गई हैं, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, बहुत अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं और चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने लग जाते हैं, जबकि जो प्रकृति है हमारी वो अलग है। तो इस वजह से भी ये चीज़ें हमें अपनानी चाहिए अपने जीवन में। इसीलिए रीडिंग हैबिट बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के लिए समझ और अपने जीवन के उत्थान के लिए भी आपकी समझ में इजाफा होता जाएगा। आगे देश के नाम, हमारे देश का नाम कैसे भारत पड़ा, इसके बारे में है कि अपने देश के लिए हम प्रायः किसका 2 शब्द जानते हैं, इंडिया और भारत। क्यों प्रयोग हुआ है, इंडिया शब्द कहाँ से निकला है, कैसे इंडिया कहा गया, क्योंकि हमारा देश भारत, तो फिर इंडिया क्यों पड़ा। तो इंडिया यहाँ से आया, जो इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका संस्कृत में नाम तो सिंधु है, संस्कृत में हम उसको सिंधु कहते हैं, लेकिन ईरानियों और यूनानियों की भाषा में उसको इंडस बोला जाता है। इंडिया इसी वहीं से इंडस के नाम से ही इंडिया पड़ा। इंडस नदी को वो इंडोस करके बुलाते थे, इंडोस हिंदोस 2 नामों से, यूनानी और ईरानी। उनकी जो तलब थी वो थोड़ा सा बोलने का जो लहजा होता है उनका अलग होता है। हमारे यहाँ के जो अक्षर हैं संस्कृत के, वो उसको सही से उच्चारण नहीं कर पाते थे, तो उसको उन्होंने सा को हा कहा और इंडोस कहा। इस वजह से यूनानियों ने इसका नाम ईरानियों और यूनानियों की वजह से हिंदोस और इंडोस पड़ा, तो बाद में उसको इंडिया कहा गया। और भारत नाम का प्रयोग इसलिए होता है कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए इसका नाम का प्रयोग किया जाता था, और इस समूह का उल्लेख जो है संस्कृत की आरंभिक जो कृति है ऋग्वेद में भी है, वहीं से नाम भारत पड़ा है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा था। और ये जो नाम का उल्लेख है 3500 वर्ष पूर्व है, जो ऋग्वेद में उल्लेखित है। अब ये देखिए, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि, ये एक पृष्ठ है, उस पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, कुछ शब्द आपको दिख रहे होंगे इसमें। यह पांडुलिपि है। पांडुलिपि आपने सुना होगा कि पहले पांडुलिपि पे लिखा जाता था। लगभग 1000 वर्ष पहले ये लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए पहले क्या यूज होता था, ताड़ के पत्तों को काटकर उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था, और भुर्ज पेड़ की छाल से बनी होती थी ये, और इन्हीं पे हम पहले के लोग इस पे लिखते थे। ये उसका प्रतिरूप है पांडुलिपि का। क्योंकि सब उस समय के हिसाब से अगर हमें जानना होगा तो जो लोग लिख सकते थे, जिनको शब्दों की जानकारी थी, लिखना जानते थे, उन्होंने उस समय की जो व्यवस्था थी उसको इन पांडुलिपियों की सहायता से संरक्षित करने की कोशिश की है, ताकि आगे की पीढ़ियां भी इसको जान सकें। हालांकि पांडुलिपि सुरक्षित रखना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसको इंसेक्ट जो है खा जाते थे। एक टाइम बिंग चीज़ें हैं, टाइम बिंग के साथ ये क्या होंगी, अपने आप नष्ट होती जाएंगी। लेकिन कुछ जगहों पे संरक्षित किया गया है इसको, मैन्युस्क्रिप्ट्स को। क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट शब्द इसको निकला कहाँ से है, पांडुलिपि संस्कृत शब्द है, और मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ से निकला है, लैटिन शब्द में मैन्यू से निकला है, और इसमें इसका मतलब होता है, मैन्यू का मतलब होता है हाथ। तो ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। ये जो पांडुलिपि है ये किस पे है, भोजपत्र पर। इसको भोजपत्र कहते हैं, और जो लिख जाता है तो उसको हम पांडुलिपि कहते हैं, और इसी को मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है इंग्लिश में। क्योंकि कई वर्षों तक इनको सुरक्षित रखना आसान नहीं था। हालांकि इसमें विषय क्या लिए जाते थे लिखने के लिए, वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। कि जो पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में रखी गई वो तो सुरक्षित रह गई, लेकिन कुछ इधर उधर भी हो गई और नष्ट हो गई। और इन पुस्तकों में लिखा विषय जाता था, धार्मिक होता था वो विषय, कि उस समय की धार्मिक मान्यताएं क्या हैं समाज में, और राजाओं का जीवन लिखा जाता था, जो राजा होते थे उनके बारे में लिखा जाता था। औषधियों तथा विज्ञान आदि के बारे में भी इसमें लिखा हुआ मिलता है। साथ ही महाकाव्य, कविताएं, नाटक, ये सब भी इसमें लिखे जाते थे, और उनकी भाषा क्या होती थी, संस्कृत।
और जबकि आम बोलचाल की भाषा प्राकृत थी और दक्षिण क्षेत्र में तमिल। अभिलेखों का भी अध्ययन पहले करते थे लोग, आज भी करते हैं। अभिलेखों से भी बहुत जानकारी मिलती है। ऐसे लेख पत्थर पे उकेरे जाते थे और या धातु पर, ताकि इसको संरक्षित रखना आसान हो। और ये अक्सर जो शासक होता था वो अपनी उपलब्धियों के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में, या कुछ भी जो नया उनको लगता था, जो भी चीज़ें, वो अभिलेख के माध्यम से, या जनादेश कोई जारी करना है, कोई नया आदेश जारी करना है, ये सारी चीज़ें उन लोगों ने, राजाओं ने इस पे उकरवा दी थी। यानी जो पत्थर होता था या धातु होता था उसकी सतहों पर इसको उत्कीर्ण कर दिया जाता था, ताकि ये स्थायी रूप से बना रहे, ख़त्म ना हो। भोजपत्र चूँकि नष्ट हो सकते थे और ये जो पत्थर और धातु होते थे वो नष्ट नहीं होते थे। इस पे रानियों के सहित ही उनके जो और स्त्री पुरुष भी कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाते थे। जैसे शासक की लड़ाइयाँ, विजय, ये सारी चीज़ें, इसका लेखा जोखा इस पर लिखने का प्रचलन था। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख है। वर्तमान में ये कहाँ पे है? अफगानिस्तान के कंधार में प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। और इस शासक के विषय में अगर आप पढ़ेंगे तो आगे की क्लास में पढ़ने को मिलेगा इसके बारे में विस्तार से। अशोक के बारे में आपने सुना भी होगा, अशोक के बारे में पढ़ा भी होगा, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अशोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी उपलब्धियां, इनके अभिलेख, ये सारी चीज़ें, तो हम आगे की क्लास की एनसीईआरटी में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये हम 6th क्लास की एनसीईआरटी में देख रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, किस तरह की चीज़ें थीं, क्या समाज में था, और किस किस चीज़ों के बारे में जानकारी थी। जैसे अगर वो लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है लिपि जानकारी, संस्कृत के बारे में जानकारी, तमिल के बारे में जानकारी, प्राकृत भाषा के बारे में जानकारी थी। साथ ही दूसरी भाषाओं में जो चीज़ें बोली गई हैं शब्द को अलग तरीके से, किसको क्या कहते थे, यानी वहाँ तक अगर हमारे देश में कोई चीज़ हो रहा है तो यात्री लोग आते थे, जाते थे। इसके माध्यम से क्या होता था कि एक जगह के आइडियाज़ दूसरे जगह भी पहुँचते रहते थे। तो इससे पता चलता है कि ऐसे इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर भी जानकारी लोगों को दूसरे क्षेत्रों में भी होती थी। इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं भी बनाई गई हैं पहले। उन वस्तुओं के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो उसके वस्तुओं के माध्यम से उसकी समय अवधि पता करते हैं, फिर उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता था उसका एनालिसिस करते हैं, और तब उसको स्क्रिप्टिंग करते हैं। यानी तब उसके बारे में जब पूरी गहराई से अध्ययन कर लेते हैं तब उसका वो हिस्ट्री में उसको एडिट करते हैं, एक तरह से लिखते हैं। नई नई खोजें हमेशा जारी हैं हर क्षेत्र में। तो पुरातत्वविद जो हैं पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, ये सारी चीज़ों का, सिक्कों, ये सारी चीज़ों जो खुदाई होती है उसमें जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं उनको वो अध्ययन करके इससे जानकारी निकालते हैं और वो हम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कुछ फिगर है आपके सामने, चित्र जो दिया हुआ है कि एक प्राचीन नगर से ये प्राप्त हुए हैं। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। कितने साल पहले? 4700 वर्ष पूर्व होता था। और एक पुराना चांदी का सिक्का आपको दिख रहा है, ये जो दाहिने हाथ पे है। इस तरह के सिक्कों का जो प्रयोग होता था लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। आज जो हम पैसा यूज़ करते हैं, जो सिक्का यूज़ करते हैं, उससे कितना ये भिन्न था। पहले की बनावट में ये किस तरह से था और आज जो विकास का दौर चल रहा है उसमें आज हम किस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आप तुलनात्मक रूप से निकाल सकते हैं कि पहले के लोगों तक जो भी उन्होंने उपलब्धियां हासिल करी थी, जो उस समय के जो उनके पास उपलब्ध संसाधन थे उसमें जो चीज़ें उन्होंने प्राप्त करी, और उससे आज तक जो हमने नए नए ईजाद किए हैं, मानव मस्तिष्क ने नई नई जो खोज की है, तो पहले जाहिर सी बात है ये मिला तो यहीं से आइडिया ईजाद हुआ कि ये चीज़ जो सिक्का बना वो सिक्के की और क्या क्या हम एप्लीकेशंस ढूंढ सकते हैं। ये जो घड़ा बना उससे हम और नई एप्लीकेशंस, क्या आज भी इसका अस्तित्व तो है, घड़ा तो आज भी, ये मिट्टी के पात्र आज भी यूज़ होते हैं, तो उसको हम आज में भी देख सकते हैं कि ये कितने प्राचीन समय से पहले से यूज होना शुरू हुआ है और आज भी हम इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानकारी मिलती है कि पहले के लोग खाते क्या थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं क्योंकि वो पूरा
पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, मिल जाते हैं, मृदा बन जाते हैं। तो उस तरह से जो हड्डियां होती हैं वो चूँकि हमेशा अवशेष के रूप में बची होती हैं, तो उसको जब खुदाई में मिलता है तो उसको वो अच्छे से जांचते हैं कि पहले के लोग क्या किन किन जानवरों को खाने में खाद्यान्न के रूप में भी इस्तेमाल करते थे। अन्न के दाने, लकड़ी के टुकड़े, ये सब क्या होते हैं, जल जाते हैं। तो वे जले हुए रूप में अगर बचे रहते हैं तो पुरातत्वविद उससे भी कुछ जानकारी उनके अवशेषों से प्राप्त करते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत के जानने का प्रयास करते हैं। जाहिर सी बात है, हम वर्तमान में हैं, ठीक है, हमारे पास जो तकनीक उपलब्ध है हम उसको ज़्यादा जानेंगे। पहले की चीज़ों के बारे में जो इतिहासकार और पुरातत्वविद काम करते हैं, कितना उस गहराई में उसको जीवंत करके लिखते हैं कि हम उस इतिहास में पहुंच जाते हैं। तो उनकी कितना योगदान, कितनी मेहनत, कितनी चीज़ें लगती हैं जिससे हमको वो जीवंत इतिहास हमें पढ़ने को मिलता है। तो इससे ये पता चलता है कि हम अपने अतीत से भी जुड़े हुए हैं, अपने जड़ों से भी जुड़े हुए हैं। हमें पता है कि मानव का विकास, सभ्यता का विकास कैसे क्रमिक रूप से हुआ है। अब ये क्वेश्चन आता है कि हमारे अतीत टॉपिक है तो हमारे कितने अतीत हैं, यानी एक से एक हैं या अनेक अतीत हैं। क्योंकि आज अगर हम देखें तो हर किसी का जीवन, हर किसी का इतिहास अलग है। मेरा अलग है, आपका अलग है, सबकी क्या है, जो पिछली कहानियां हैं वो अलग अलग हैं। अलग अलग सर्कमस्टेंसेस से हम उभरते हैं और अपने क्षेत्र में अलग अलग दिशा में बढ़ते हैं। तो उसी तरीके से पहले का भी समाज था, जितने मस्तिष्क उतनी नई नई चीज़ें। तो पहले के समाज में भी अतीत सबके अलग अलग थे। वैसे ही प्लेसेस के हिसाब से भी वहाँ का एक अपना इतिहास बनता है। जैसे मध्य प्रदेश का अपना एक इतिहास रहा है, नर्मदा घाटी सभ्यता एक अलग रही है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु के आसपास के क्षेत्रों का एक अपना इतिहास रहा है। उसी तरह विश्व में अलग अलग क्षेत्रों का अपना एक अलग जो रहन सहन, खान पान चीज़ें हैं, बोली विचार या जो भी शासन प्रक्रिया, शासन व्यवस्था, सब जगह के अपने अपने रहे हैं। इसलिए हम इसको अतीत का ये बहुवचन में प्रयोग किया गया है इस पुस्तक के लिए। इसीलिए अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। जैसे पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन तथा व्यापारियों का जीवन जो था शिल्पकारों के जीवन से अलग होता था। राजा रानी की कहानियाँ हमें हमेशा उत्कीर्ण मिलती हैं। वहीं आम जनजीवन जो था उसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें जानकारी क्यों नहीं मिल सकती, क्योंकि उन्हें लिखना पढ़ना उतना नहीं आता था। तो वो लोग लिखते पढ़ते अपने जीवन के बारे में नहीं थे। जैसे मान लीजिए आज भी भारत विकासशील देश है, यहाँ पे अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जो अति पिछड़ों में आते हैं। वहाँ की बहुत सी आबादी ऐसी है जो लिखना पढ़ना नहीं जानती है। तो उनका जीवन कितना भी स्ट्रगलपूर्ण, कितना भी उत्प्रेरक, कितना भी आपके जीवन को प्रभावित करने वाला रहे, लेकिन उनके जीवन से आप शिक्षा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनके जीवन के जो अनुभव हैं उन्होंने वो उसको कहीं भी दर्ज नहीं किया है। अब जैसे सोशल मीडिया है, ठीक है, नए नए एक्सपीरियंसेस लोग शेयर करते हैं और जो उनको देखता है उसको पढ़ता है और उससे वो नई शिक्षा लेता है कि हाँ, अगर ये गलतियां होंगी तो हमें भी ये नुकसान झेलना पड़ेगा। तो अभी क्या है, जो पढ़ा लिखा समाज अब सोशल मीडिया यूज कर रहा है, जो पढ़ा लिखा समाज नहीं है सोशल मीडिया नहीं यूज कर सकता है। उसी तरीके से पहले का समाज था, जो पढ़ा लिखा होता था वो लिखता था, वो अपने जीवन के बारे में, राजा रानी की कहानियाँ, व्यापारी जो करते थे, जो भी वो व्यापार करते थे उसके बारे में, शिल्पकार जो बनाता था उसके बारे में कोई और लिख देता था। मान लीजिए किसी ने खरीद लिया, किसी को अच्छा लगा, किसी ने बहुत सुंदर कृति बनाई, वो राजा ने ले लिया। तो इस तरीके से उनका जीवन थोड़ा आम जनजीवन से अलग होता था। इसी तरह त्यौहार, रीति रिवाज, इन सब का कौन पालन करता था, कौन नहीं करता था। जैसे कि उदाहरण में अगर हम देखें, अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियों को पकड़कर, शिकार कर फल फूल के संग्रह द्वारा आज भी वर्तमान में भी इसी तरह का जीवन यापन कर रहे हैं। यानी अतीत में जिस तरह का समाज उद्गमित हुआ था, यानी पहले पूर्वज जैसा हमारा जब मानव का विकास होना शुरू हुआ था, वो जो समाज था आज भी अगर उसका आदि स्वरूप देखना है तो अंडमान के लोगों में वो चीज़ें आज भी उसी तरह से उसी मूल रूप में व्याप्त हैं। उनका जीवन, रहन सहन, रीति रिवाज सब कुछ वैसे ही है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा ये।
आगे है तिथियों का मतलब, क्योंकि इतिहास अगर आप पढ़ रहे हैं तो तिथि क्या होता है, कहीं आप एडी लिखा देखेंगे, कहीं आप बीसी लिखा देखेंगे, तो उसका मतलब भी पता होना चाहिए कि अगर तिथि के बारे में पूछा जाए कि कैसे हम डिसाइड करते हैं कि ये घटना जो हुई है इतने 100 सालों वर्षों पहले हुई है, तो उसको हम कैसे एक मानक के रूप में मान सकते हैं, कैसे उसको डिसाइड करेंगे पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। क्योंकि हर देश का अपना एक खुद का कैलेंडर पहले होता था, खुद क्षेत्र वाइज सबका अलग अलग होता था। धर्म बने तो धर्म के हिसाब से होने लगा, सबका अपना अपना कैलेंडर। तो एक कैलेंडर बना जिसको सबने माना। कौन सा वो कैलेंडर है इसके बारे में इसमें जानेंगे कि अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष कैसे बताएंगे आप। तो ईसाई धर्म प्रवर्तक जो थे ईसा मसीह, उनके जन्म की तिथि को मानक माना गया है। जिस साल उनका जन्म हुआ है उसको करेंट एरा माना गया है, और उससे पहले के वाले को बिफोर एरा माना गया है। यानी उनके जन्म के समय को कॉमन एरा से डिनोट करते हैं, उनसे पहले वाले को बिफोर एरा से। यानी 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य हुआ ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद। यानी जो आज हम 2023 में हैं, तो यानी ईसा मसीह के वर्ष के बाद का आज 2023 समय चल रहा है। ये है हमारा करेंट एरा। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां जो होती हैं वो बिफोर एरा कहलाती हैं, पूर्व वाली। यानी 2000 को अगर हम पहले के लिए पढ़ेंगे तो अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। यानी अंग्रेजी में उसको हम कहते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यानी जो ईसा मसीह हैं उनके जन्म से पूर्व का समय, और बीसी में भी उसको डिनोट कर सकते हैं, और बी में बिफोर एरा भी कह सकते हैं। उसी तरह एडी में करते हैं जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद के समय से जो लिया जाता है उसे एनो डोमिनी कहते हैं इंग्लिश में, और वैसे इसको हम कॉमन एरा भी कहते हैं, सी भी कहते हैं। और 2 लैटिन शब्दों से ये बना है एनो डोमिनी। इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। यानी कभी कभी इसे हम एडी की जगह सी तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग करते हैं। यानी सी का मतलब होता है कॉमन एरा और बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। और इन शब्दों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी में बच्चे क्या होते हैं, इनिशियल जो फाउंडेशन के बच्चे हैं जो अभी तैयारी में आ रहे हैं, अभी कई ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, हिंदी माध्यम के हैं, स्टेट बोर्ड से निकल के आने वाले, जिन्होंने बहुत अच्छे से सोशल साइंसेस पे फोकस नहीं किया है। क्योंकि हमारे समाज में, एक सोसाइटी में एक फ्रेम बनाया गया है कि साइंस के बच्चे ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं ह्यूमैनिटी की अपेक्षा। तो ह्यूमैनिटी को इतना ज़्यादा हाशिए पे रखा जाता है, साइंस के विषय को इतना ज़्यादा मतलब एक तरह से हाईलाइटेड रखा जाता है। उसी जैसे लैंग्वेज, इंग्लिश बोलने वाले को बहुत हाईलाइटेड रखा जाता है, बट हिंदी बोलने वालों को हमेशा इन्फीरियरिटी फील करवाई जाती है। वही हिंदी बोलने वाले आज करोड़ों सेलिब्रिटी बनकर कमा रहे हैं, और वही हिंदी बोलने वाला आम आदमी अपनी आंखें नीचे कर लेता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है। तो ये है हमारे देश का नैरेटिव जो फिट करने की कोशिश हमेशा की जाती है लोगों को। कैसे, किन लोगों के पास पैसे नहीं है तो वो हिंदी बोलेंगे तो वो नीचे हो जाते हैं, और जिन लोगों के पास पैसे उसी हिंदी बोलकर कमा रहे हैं, लोगों से ही कमा रहे हैं, वो कैसे ऊपर रखे जाते हैं। तो ये है हमारे देश के कुछ डिफरेंसेस जो आप लोगों को हमेशा फेस करने पड़ते हैं। एग्ज़ाम में भी आपको फेस करना पड़ता है इन चीज़ों को। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को जो सही में जड़ से काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। उस चीज़ को लोगों ने अपनाया नहीं है, या लोगों ने ही उसको डिनाई करना शुरू कर दिया है कि नहीं, जो चीज़ थोपी जा रही है वही हम अपना लेते हैं, और उसके लिए हम नहीं लड़ेंगे जो सही चीज़ें हैं, न्यायिक हैं। मातृभाषा में विकास हमेशा जो भी देश करता है बहुत आगे जाता है। सीखने के लिए आप कोई भी विश्व की लैंग्वेज सीख लीजिए, सब लैंग्वेज अपने आप में संपूर्ण है, कंप्लीट है हर लैंग्वेज। पर किसी लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज को तुलना करा के एक को हीन एक को दीन आप नहीं साबित करिए तो ज़्यादा बेहतर है। समाज में हर किसी को बढ़ने का हक है, हर किसी को आगे जो भी जितना नॉलेज गेन करना चाहता है, जिस भाषा में करके बढ़ना चाहता है, उस भाषा में वो करके आगे बढ़े। अब एग्ज़ाम का भी क्राइटेरिया क्या है कि इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है। उसके बाद अगर आपकी हिंदी में कोई एरर आता है ट्रांसलेशन के बाद, तो उसमें मान्य क्या होता है, इंग्लिश वर्जन। हालांकि ये कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम वालों के साथ एक बहुत बड़ा
बहुत बड़ा उनके साथ पार्शलिटी है। ये इस चीज़ के लिए भी सभी को कहना चाहिए कि नहीं, जब हमारा माध्यम हिंदी है, हम बचपन से हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी माध्यम में ही हमने सारी एजुकेशन ली है, क्योंकि हर भाषा का अपना एक ग्रामर होता है, अपने एक पर्टिकुलर वे ऑफ टॉकिंग होता है, वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है। तो आप किसी भी भाषा को किसी और पे थोप के या सिमिलर बना के आप उस चीज़ की महत्ता को कम नहीं कर सकते। आप संस्कृत बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है, और विलियम जोन्स कहते थे कि जो संस्कृत है वो सभी भाषाओं की मदर है, सभी भाषाओं की माँ है, यानी इतनी समृद्ध लैंग्वेज है संस्कृत। ठीक है, आज के समय में संस्कृत बोलने वालों को बहुत हाशिए पे समझा जाता है, बहुत बैकवर्ड समझा जाता है, जबकि संस्कृत ऐसी साइंटिफिक लैंग्वेज है जिस पर रिसर्च भी आजकल अवेलेबल है। आप जाके गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि कौन सी भाषा हमारे समाज में या हमारे देश में सबसे ज़्यादा सही रही है, साइंटिफिक रही है, या पूरे विश्व में सबसे समृद्ध या सबसे साइंटिफिक भाषा कौन सी है। तो उससे क्या है, जानकारी से ही जो भ्रम है जब वो टूटता है तो सही दिशा में विकास होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और इसी तरह से जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो कवर करने की, नेक्स्ट लेक्चर कवर करने की। तो इसमें आपको जो भी पॉइंट्स नहीं समझ में आए हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है एनसीईआरटी की 6th क्लास की। अगर आप ये सोचते हैं कि छोटे स्टैंडर्ड की बुक है तो नहीं, इसमें आपको वो बेस मिलेगा जो आपने इतनी सीरियसली नहीं पढ़ा होगा। ये कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया जा रहा है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस हो, यूपीएससी का क्वेश्चन हो, या फिर वन लाइनर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो आपके किसी वनडे एग्जाम के या टीचिंग एग्जाम के, या फिर अनदर कोई भी रेलवे है, आपका एसएससी है, ये सारे एग्जाम्स के भी क्वेश्चन जीएस में काफ़ी हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस कवर होते हैं। तो एक एक चैप्टर के हम बेस को क्लियर करते चलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ताकि जो भी चीज़ें हमारे ऊपर एकदम से भार ना पड़े। और इसको आप नोट करते चलिए। इसमें जो प्रश्न दिए हैं इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा। जो एनसीईआरटी के बैक में क्वेश्चन रहते हैं उसको आप ज़रूर से उसी नोट्स में लिख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, साथ ही कोई भी सुझाव हो तो हमें अवश्य दें। हैव अ ग्रेट डे।